प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पी.डी. यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, हम बात कर रहे थे सीबीएसई द्वारा जारी किए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र 2 लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, पिछले वीडियो क्लास में हमने इसी प्रैक्टिस सेट का यानी अभ्यास प्रश्न पत्र 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सोल्व किया था पहले वीडियो में, और सेकंड वीडियो में 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक सोल्व कर लिया था। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 32 तक। इसमें सिर्फ 3 प्रश्न नहीं है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक अथवा वाला क्वेश्चन भी है, तो 6 क्वेश्चन बन गए। यहाँ तो 6 अंक वाले हैं, तो आज हम 6 अंक वाले 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 30 होगा, और ये क्वेश्चन है, देशों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती में निहित है। इस कथन को स्पष्ट करें। बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश में शांति व्यवस्था और वहाँ की विकास यानी तरक्की उस क्षेत्र में जो आर्थिक संगठन है उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। आप फिर से समझें, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश में शांति और तरक्की यानी विकास यानी कि समृद्धि उस क्षेत्र के आर्थिक संगठन की स्थापना और मजबूती पर निर्भर करता है। तो इस बात को स्पष्ट करना है हमें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे पेपर में। बच्चों, यह कथन तो बिल्कुल सत्य है कि किसी देश की शांति और समृद्धि यानी कि विकास उस क्षेत्र के आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती पर निर्भर करता है। यह बात आसियान और यूरोपीय संघ के ऊपर बिल्कुल सटीक ढंग से लागू होता है, क्योंकि ये दोनों संगठन आसियान और यूरोपीय संघ अपने अपने क्षेत्रों के मजबूत आर्थिक संगठन हैं, और इनके क्षेत्र में वर्तमान समय में भी शांति और विकास यानी कि प्रगति समृद्धि कायम है। तो अभी हम बात करते हैं आसियान की। आसियान एशिया की एक तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है। आसियान में 10 देश हैं, यह एशिया महादेश की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है। फिर भी यह किसी विवाद की स्थिति में सैन्य टकराव नहीं करते, युद्ध नहीं करते, बल्कि बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं, ताकि इनके क्षेत्र में शांति कायम रहे और विकास में कोई रुकावट नहीं आए। ठीक है बच्चों, और आपने नाम सुना होगा ARF का, एशियान रीजनल फोरम, है ना, आसियान क्षेत्रीय मंच। तो आसियान क्षेत्रीय मंच के माध्यम से भी इस क्षेत्र की सुरक्षा एवं आपसी संबंधों में मजबूती बनी रहती है, क्योंकि आसियान क्षेत्रीय मंच के द्वारा 1994 से 1994 से आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है। वो समस्याओं का समाधान वहाँ ढूंढते हैं, तो समस्या का समाधान हो जाता है तो आपसी संबंध अच्छे रहते हैं और क्षेत्र में सुरक्षा और शांति कायम रहती है। आसियान समुदाय का उद्देश्य भी क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है ना। इस प्रकार आसियान एक आर्थिक संघ है, मजबूत आर्थिक संगठन है, और इन क्षेत्र में शांति भी है और समृद्धि भी है। ठीक है, आसियान ने कंबोडिया संघर्ष और पूर्वी तिमोर संकट के अंत के लिए मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई थी। ठीक है बच्चों, अगला इसमें टॉपिक हम ऐड किए हैं यूरोपियन संगठन के बारे में, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का जो गठन हुआ था एक आर्थिक समुदाय के रूप में हुआ था। फिर देखें, आर्थिक समुदाय के रूप में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, और यह धीरे धीरे एक राजनीतिक रूप लेता चला गया। यूरोपीय संघ जो है आर्थिक संघ के रूप में बना, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक संघ बन गया। कब बना राजनीतिक संघ? कब बना है? 1979 में, जब यूरोपीय संसद का गठन हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक कौन है? यूरोपीय संघ है। आप फिर से देखें, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक यूरोपीय संघ के देशों में शांति, समृद्धि और सुरक्षा की नीति काफ़ी मजबूत है। इस संगठन ने भी नए सदस्यों को शामिल किया है और आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है। मतलब यूरोपीय संघ की स्थापना एक आर्थिक संघ के रूप में हुई थी, और 1979 तक यह एक राजनीतिक रूप लेता चला गया। और ये जो संगठन है, संघ है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इनमें भी शांति है और विकास है, समृद्धि है। और जो नए देश इसमें आते हैं वहाँ भी शांति बहाली बढ़ती ही है, बल्कि घटती नहीं, और उनका विकास भी बढ़ते रहता है। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल के साथ हमने इसे सिद्ध कर दिया है।
बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ही एक अथवा का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है, चीन और भारत के बीच विवादास्पद मुद्दों की पहचान करें, अधिक सहयोग के लिए इनका समाधान कैसे किया जा सकता है, अपने सुझाव दें। मतलब भारत चीन के बीच ऐसे मुद्दों को ढूंढना है जिन पर दोनों देशों के बीच विवाद है, और वह विवाद कैसे सुलझेगा उसके बारे में सुझाव भी देने हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसकी। बच्चों भारत और चीन के बीच विवादास्पद मुद्दे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला विवाद का जो मुद्दा है भारत चीन के बीच, वह सीमा विवाद है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच एक सीमा रेखा है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC को 1914 के शिमला समझौते द्वारा निर्धारित किया गया है। बच्चों भारत और चीन के बीच एक बॉर्डर लाइन है, इस मैकमोहन रेखा बोलते हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं। तो यह जो 1914 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेज़ों और चीन के बीच। ठीक है, आप यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, तो ये आज़ादी के बाद 1972 में हुआ है। ठीक है, हमें भारत पाकिस्तान वाले शिमला समझौते की बात नहीं करनी है, हम बात कर रहे हैं 1914 में शिमला समझौता जो अंग्रेज़ों और चीन के बीच हुआ है। तो इस शिमला समझौते के द्वारा भारत चीन के बीच बॉर्डर निर्धारित किया गया था। ठीक है, लेकिन चीन इस बॉर्डर को, इस सीमा को नहीं मानता, और चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और लद्दाख के अक्साई चीन पर अपना अधिकार की बात करता है। तो इस तरह दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद है, बॉर्डर को लेकर कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट है तिब्बत मामला, तिब्बत संबंधी विवाद। तिब्बत मामला संबंधी विवाद क्या है बच्चों? तिब्बत पर चीनी अधिग्रहण का भारत आपत्ति करता है, यानी तिब्बत पर जो चीन का कब्जा है तो इससे भारत को आपत्ति होती है, भारत को आपत्ति है। ठीक है, उसी तरह तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को भारत में शरण मिला हुआ है, वो भारत में रहते हैं, भारत ने उनको रखा हुआ है अपने यहाँ, तो इससे चीन को भी आपत्ति है। चीन को लगता है कि भारत ने चीन के दुश्मन को अपने यहाँ रखा हुआ है। तो तिब्बत संबंधी मामला आप इतना लिख देंगे काम चलेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा बड़ा में लिखेंगे, लॉन्ग करेंगे तो आपका उत्तर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को चीन की सहायता से भारत को आपत्ति है। बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी। पाकिस्तान भारत का एक दुश्मन देश है और चीन भी भारत का दुश्मन देश है। ठीक है, तो चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में सहायता करता है, इससे भारत को आपत्ति है और इसको भी लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। बच्चों विवाद के अन्य मुद्दे और भी हैं, लेकिन आपके प्रश्न में तीन मुद्दे बताने हैं और 3 सुझाव बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं विवादों को सुलझाने के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं। ठीक है, विवादों को सुलझाने के लिए सुझाव। तो पहला सुझाव है हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांत पर दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। एक समय था जब हिंदी चीनी भाई भाई थे, तो उसी सिद्धांत को लेकर अगर दोनों देश आगे बढ़ते हैं तो इनके संबंध अच्छे बनेंगे और इनके बीच विवादास्पद मुद्दों में कमी आएगी। अगला पॉइंट है पंचशील के सिद्धांतों का पालन करना और इसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को कार्य करना चाहिए। बच्चों पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ है भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के नेता चाउ एन लाई के बीच। तो ये जो 5 सिद्धांत हैं इसमें, तो इस पर भी दोनों देश आगे बढ़ते हैं, इसको मानते हैं, इसका पालन करते हैं, तो दोनों देशों के बीच विवादास्पद मुद्दों में कमी आएगी। अगला पॉइंट बनता है व्यापार, आतंकवाद से निपटने, पर्यावरण की रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में समझौते के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं अन्य क्षेत्रों में समझौते के द्वारा विवादों को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है 31 में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 पक्षीय प्रणाली की आवश्यकता होती है। पिछले 20 वर्षों के भारत के अनुभव से आकर्षित होकर भारत में वर्तमान पार्टी प्रणाली के क्या फ़ायदे हैं, इस पर तर्क सहित उत्तर दें। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप इसे आसानी से समझें।
क्वेश्चन कह रहा है कि सफल लोकतंत्र के लिए दो दलीय या दो पक्षीय प्रणाली की आवश्यकता होती है, और पिछले 20 वर्षों में भारत का क्या अनुभव है, भारत में किस तरह की राजनीति हुई है दो गठबंधनों के बीच, यानी दो पक्षों के बीच। इस अनुभव से आप बताएं कि भारत में वर्तमान जो प्रणाली चल रही है कि दो गठबंधन हैं, एक बारी बारी से आते हैं दोनों, तो इससे क्या लाभ हुआ, ये पूछा गया है। चलिए बात करते हैं इसका। बच्चों, सफल लोकतंत्र के लिए दो पक्षीय प्रणाली की आवश्यकता होती है। यह बिल्कुल सही कथन है कि एक पार्टी सत्ता में रहेगी, सरकार में रहेगी, तो दूसरी पार्टी या दूसरी गठबंधन विपक्ष में, फिर जब भी सरकार में आएगी फिर ये सत्ता वाले विपक्ष में जाएंगे। इससे क्या होता है, इसकी बात यह है कि दो दल होंगे, एक सरकार चलाएगी, दूसरा विपक्ष में बैठेंगे। जब विपक्ष वाले सत्ता में आएंगे तो ये वाले विपक्ष में बैठेंगे, और इस बात का कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि एक ही पार्टी बार बार सरकार बनाए। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। सफल लोकतंत्र के लिए दो पक्षीय प्रणाली की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस प्रणाली से सत्तारूढ़ दल की कमियों को विपक्षी दल उजागर करते हैं, यानी कि जो पार्टी सरकार में होती है उसकी कमियों को विपक्षी दल जनता तक पहुंचाते हैं। इससे सरकार निरंकुश नहीं बनती, सरकार पर अंकुश लगा रहता है। इसमें एक और फायदा है कि चुनाव के समय मतदाता सरकार को बदल सकते हैं। यदि सरकारें सही से काम नहीं करें तो मतदाता चुनाव के वक्त उनको वोट कम करते हैं और दूसरे पार्टियों को वोट दे देते हैं। तो इससे एक राजनीतिक विकल्प भी मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? राजनीतिक विकल्प मिलता है। इस प्रकार दो पक्षीय प्रणाली से लोकतंत्र सशक्त होता है और जीवंत रहता है। पिछले 20 वर्षों से भारत में दो पक्षों की सरकार रही है। दो पक्षों मतलब दो गठबंधनों की, यूपीए और एनडीए। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो पिछले 20 वर्षों से भारत में दो पक्षों की सरकार रही है। ठीक है, यूपीए और एनडीए की रही है। तो इन दोनों पक्षों की सरकार के अनुभव के आधार पर भारत में वर्तमान पार्टी प्रणाली के जो लाभ हुए हैं, जो फायदे हैं, उसकी बात करते हैं। तो बच्चों, पहला फायदा होता है दो पक्षीय सरकार, दो पक्षीय प्रणाली से राजनीतिक विकल्प। इसका मतलब है यदि सरकारें जनता के हितों के लिए कार्य नहीं करती, जनता के फायदे के कार्य को नहीं करती, तो चुनाव के समय मतदाता उनको वोट नहीं देकर विपक्षी पार्टी को वोट देते हैं और विपक्षी को सत्ता में लाते हैं, सरकार में लाते हैं। तो एक तरह से इसको विकल्प मिलता है, आम पब्लिक को अपने नेता बदलने का, सरकार बदलने का एक मौका मिलता है, यानी सरकारों का विकल्प मिलता है। ठीक है, कि ये सरकार अच्छी नहीं है तो विकल्प है कि दूसरी पार्टी को वोट दें और उनकी सरकार बनाएं, तो इसको विकल्प बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र जीवंत और सशक्त होता है। जीवंत का मतलब जीवित और सशक्त मीन्स मजबूत। तो बच्चों, राजनीतिक विकल्प जब होगा, सरकारें बदलेंगी, चाहे वो किसी भी कारण से बदलें, तो इससे दूसरे पार्टियों को, अन्य पक्षों को सत्ता में, सरकार में आने का मौका मिलता है। मतलब समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के विचारों को मौका मिलता है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और इस प्रकार लोकतंत्र जीवित रहता है और मजबूत होता है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का, भिन्न भिन्न वर्गों का, भिन्न भिन्न पक्षों के विचारों को अपनाना, उनको सुनना। ठीक है, और सबकी सुनना, जनता के मन से काम करना। तो इस तरह जब एक सरकार बदलती है, दूसरी पार्टी की सरकार आती है, इसका मतलब क्या होता है कि समाज के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है और डेमोक्रेसी मजबूत होती है। पॉइंट नंबर 3 है, सी पॉइंट है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा। तो दो दलीय व्यवस्था से पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, दो दलीय व्यवस्था से राजनीति में कंपटीशन बढ़ता है। मतलब क्या कि जो नेता योग्य होंगे उन्हीं को लोग वोट देते हैं, उन्हीं को अपना नेता बनाते हैं, उन्हीं का चयन होता है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा होने के कारण योग्यतम के अस्तित्व का सिद्धांत लागू होता है। मतलब मतदाताओं द्वारा अपने लिए बेहतर प्रतिनिधि का चयन करने का मौका मिलता है। तो सभी नेता इस बात को समझते हैं कि हमें योग्य बनना है, हम अच्छा कार्य करेंगे पब्लिक के लिए तो हमें वोट मिलेगा। ठीक है, तो योग्यतम की पहचान होती है, योग्यतम का चुनाव होता है। अगला पॉइंट है इसमें
विचारधारा के जगह कार्य पर जोर। जब दो दलों की सरकार रहती है, दो दलीय व्यवस्था रहती है, या दो पक्षीय रहती है, या दो गठबंधन की रहती है, तो विचारधारा को छोड़कर लोग कार्य पर जोर देते हैं। सिर्फ विचारधारा की बात करने वाले की बात नहीं बनती, उनकी सरकार नहीं आ पाती, इसलिए विचारधारा का त्याग करते हैं और कार्यों पर जोर देते हैं। एक नई तरह की संस्कृति, कार्य करने की संस्कृति का जन्म होता है। आप देख सकते हैं शिवसेना की सरकार और कांग्रेस की सरकार, दोनों की विचारधारा अलग है, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आम पब्लिक से जुड़े रहने के लिए अपने विचारधारा को अलग करके इकट्ठा होकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम द्वारा सरकार चलाते हैं। बिहार में भी देख सकते हैं एनडीए सरकार है, जहां बीजेपी की छवि हिंदुत्व की है और नीतीश कुमार की छवि सेकुलर की है। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, गरीबी, आजीविका विस्थापन, अशिक्षा इत्यादि समस्याओं को राजनीतिक एजेंडे के रूप में देखा जाने लगा है, जिससे इन समस्याओं में कमी आई है। मतलब क्या, द्विपक्षीय जो सरकार होती है, गठबंधन दो होते हैं या दो दलों की सरकार बारी बारी से बनने लगती है, तो वे राजनीतिक दल सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, गरीबी दूर करने की बात करते हैं, लोगों को आजीविका यानी कि रोजगार देने की बात करते हैं। जो लोग विस्थापित हुए हैं, जगह बदल गया है उनका, या जो कार्य करने के लिए या प्राकृतिक आपदा से बदल गया है, उनको सही जगह लाने की बात करते हैं, अशिक्षा दूर करने की बात करते हैं। इसलिए ताकि इन मुद्दों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो समाज में सुधार आएगा, और जो सरकार सुधार करेगी, आम पब्लिक उसको वोट करेगी, तो ये मुद्दे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 का अथवा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 है, 1 मिटा हुआ है थोड़ा। तो ये क्वेश्चन है, गंभीर प्रतिस्पर्धा और संघर्षों के बावजूद भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के मुद्दे कौन कौन से हैं। या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में आए मुख्य बदलावों की चर्चा करें। बच्चों यह क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, प्रैक्टिस सेट में सैम्पल पेपर में भी था ये क्वेश्चन। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए हैं, या वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमति है। तो पहला ऑप्शन है इसका, नई आर्थिक नीति पर सहमति। यानी कि 1990 के दशक के शुरुआत से ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर माना जाता है। नई आर्थिक नीति और उदारीकरण की नीति पर सभी दलों में सहमति है। सभी दल इस बात से सहमत हैं कि इस उदारीकरण वैश्वीकरण के दौर में बिना उदारीकरण के या बिना नई आर्थिक नीति के अपनाए देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हैं, खासकर वैश्वीकरण के दौर में जब दुनिया एक गांव का रूप लेने लगी है। अगला पॉइंट है, देश के शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो बच्चों देश के शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि हुई है। कई प्रांतों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनने लगी हैं। केंद्र में गठबंधन की सरकारों में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी है। जैसे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में भी क्षेत्रीय दल थे। यूपीए की सरकार जब बनी थी 2004 और 2009 में, तो वहाँ भी क्षेत्रीय दल थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी 1996 में, तो वहाँ भी क्षेत्रीय दल थे। अभी NDA 3 और NDA 4, NDA 3 2014 में बनी थी, वहाँ भी कई क्षेत्रीय पार्टी सरकार में थी, और NDA 4 बना है 2019 में, तो यहाँ भी क्षेत्रीय दल हैं। हालांकि एक पार्टी को बहुमत मिला हुआ है, फिर भी इसमें क्षेत्रीय दल इस गठबंधन में हैं। तो 1990 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी है। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में सरकार बना रहे हैं और केंद्र की सरकार में भी उनकी भूमिका बढ़ी है। अगला पॉइंट है, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक एवं सामाजिक दावे की स्वीकृति पर सहमति। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर सहमति। मतलब अधिकांश राजनीतिक दल यह मानने लगे हैं या मानते हैं कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि पिछड़े समुदाय या पिछड़े वर्गों की आबादी देश में सबसे ज़्यादा है। 1978 के जब मंडल कमीशन के अनुसार इनकी देश में इनकी 52% आबादी थी। तो इतनी बड़ी आबादी के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, है ना। तो सभी राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि अन्य पिछड़ी जातियों का सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से
आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से विकास होना चाहिए। इसलिए ओबीसी को सत्ता और में हिस्सेदारी देने की बात भी हो रही है और ओबीसी को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए 1993 से, है ना, सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थाओं में 27% आरक्षण पर लगभग सभी दल सहमत हैं। जो मंडल कमीशन का जो सिफारिश था कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए शैक्षिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में। तो तीसरा पॉइंट हो गया ओबीसी को आरक्षण देने पर सहमति। पॉइंट नंबर 4 है विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर की सहमति। मतलब 1990 के दशक से देखा गया है कि अलग अलग विचारधारा होते हुए भी राजनीतिक दल गठजोड़ करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू करते हैं, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम और सरकार चलाते हैं। मतलब बात वहीं फिर कि जो योग्य उन्हीं का अस्तित्व कायम रहेगा। विचारधारा को त्यागना होगा, सिर्फ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहना होगा। सरकार चलाने के लिए आपको आम पब्लिक का समर्थन चाहिए और आम पब्लिक आपको वोट तब करेगी जब आम पब्लिक के हित में आप कार्य करेंगे। तो इसलिए राजनीतिक दल विचारधारा को छोड़ते हुए कार्य की पद्धति पर जोर देने लगे हैं। काम करने के लिए अलग विचारधारा वाले दलों के साथ भी गठबंधन करके सरकार में आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा महाराष्ट्र की सरकार, बिहार में एनडीए को इकाई है वो सरकार आप देख सकते हैं। 2 पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हैं लेकिन कार्य करने के लिए, सरकार चलाने के लिए गठबंधन करने लगे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है और क्वेश्चन है उन 3 चुनौतियों के बारे में बताएं जिनका सामना स्वतंत्र भारत को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान करना पड़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को वो कौन सी 3 समस्याओं का सामना करना पड़ा देश निर्माण करने के समय। ठीक है, तो देश निर्माण करने के समय यानी कि राष्ट्र के निर्माण करने के समय भारत को मुख्य रूप से जो 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा हम उनकी बात करते हैं। तो पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। इसको राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी कहते हैं और कई बार इसे एक राष्ट्र को आकार देने की चुनौती भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती कहें या राष्ट्रीय एकता की चुनौती कहें या एक राष्ट्र को आकार देने की चुनौती कहें, एक ही बात है। आज़ादी के समय देश विभिन्न राज्यों एवं छोटे छोटे राजवाड़ों में बटा हुआ था। देश को एकजुट करके एक राष्ट्र के रूप में व्यवस्थित करने की चुनौती एक बड़ी समस्या थी। सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासत मंत्रालय की स्थापना हुई और सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया और उन्होंने देश के 565 रजवाड़ों को भारत में शामिल करना चाहा, जिसमें से 552 रजवाड़े भारत में शामिल हुए और बाकी पाकिस्तान चले गए। तो देश को एक आकार देने की चुनौती थी, एक राष्ट्र बनाने की, संगठित करने की, एकता वाला राष्ट्र बनाने की समस्या थी। ठीक है बच्चों, दूसरी समस्या की बात करते हैं। दूसरी समस्या थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, यानी कि लोकतंत्र स्थापित करने की समस्या। स्वतंत्रता के ठीक बाद देश के तत्कालीन नेताओं ने देश में संसदीय व्यवस्था पर आधारित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू करने की बात कही, फैसला किया कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे, जो एक गंभीर समस्या थी। क्यों थी गंभीर समस्या? क्योंकि उस समय तक लोकतंत्र केवल अमीर देशों में, पश्चिमी देशों में सफल था, जहां शिक्षा और धन की कमी नहीं थी, यानी वो अमीर थे और शिक्षित थे। जबकि भारतीय जनता का अधिकांश हिस्सा क्या था? निरक्षर था, देश में गरीबी थी, इसलिए देश में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती लग रही थी। लेकिन सुकुमार सेन के नेतृत्व में चुनाव हुए। सुकुमार सेन को बनाया गया था भारत का चुनाव आयुक्त 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और भारत में चुनाव हुआ और सफल हुआ और आज तक सफल है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा समस्या था बच्चों, तीसरी समस्या आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण की समस्या थी, यानी कि देश निर्माण की समस्या हो गई, सोल्व किया गया, डेमोक्रेसी स्थापित किया गया। और तीसरी समस्या थी विकास करने की समस्या, यानी कि आर्थिक विकास करना और सामाजिक कल्याण करना। तो देश का आर्थिक विकास करना और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने भी एक चुनौती थी। इसके समाधान के लिए
योजना आयोग की स्थापना की गई, पंचवर्षीय योजना लाया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। अब क्वेश्चन है 32 में अथवा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन सी समस्याएं आईं, व्याख्या करें। जो देशी रियासतें थीं उनको भारत में विलय करने के समय क्या समस्या आई, ये पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। बच्चों, आज़ादी के समय देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। चाहे तो वे रियासतें भारत में शामिल हो सकती थीं, दूसरा ऑप्शन होगा कि वो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती थीं, अथवा तीसरा ऑप्शन उनके पास था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भी वह अपने आप को स्थापित कर सकती थी। ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए। तो जो ये तीसरा विकल्प था रजवाड़ों के पास कि स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकते थे वे, तो ये तीसरा विकल्प का परिणाम हुआ कि कुछ रजवाड़े स्वतंत्र रहने अर्थात एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देखने लगे, जैसे त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का बीड़ा कौन उठाया? पटेल ने उठाया। उनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बना। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, मणिपुर को छोड़कर, ये 4 रियासतें हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर को छोड़कर, हाँ, अधिकतर रियासतें भारतीय संघ में 15 अगस्त 1947 तक शामिल हो गईं। इन 4 रियासतों को भारत में शामिल कराने में, एकीकरण में जो समस्या आई हैं वो इस प्रकार हैं। बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद जो देशी रियासत था, इसका शासक निजाम था। निजाम का पूरा नाम था निजाम मीर उस्मान अली। यह दुनिया के दौलतमंद लोगों में से एक था। भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, बल्कि स्वतंत्र रहना चाहता था। यहाँ तक कि यह पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से सहायता की उम्मीद कर भारत से लड़ाई भी करना चाहता था। ठीक है। वहाँ की अधिकांश जनता, यानी कि हैदराबाद की अधिकांश जनता हिंदू थी, जो उन पर अत्याचार, हिंदू जनता निजाम के अत्याचार से परेशान थे। महिलाएं अधिक परेशान थीं और निजाम के जो अर्धसैनिक बल थे उन्हें रजाकार कहा गया। रजाकार अत्याचार करते थे। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि निजाम भारत में शामिल हो जाए, लेकिन वो नहीं मानता था। उसके अत्याचार कम नहीं हुए, तो सितंबर 1948 में हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई की गई और वह भारत में शामिल हुआ। आत्मसमर्पण कर दिया तो भारत में शामिल भी हुआ। भारत सरकार ने उस पर दया करते हुए उसे गवर्नर भी नियुक्त किया था। अगला पॉइंट है जूनागढ़ के बारे में। तो जूनागढ़ के शासक का नाम था मोहम्मद महाबत खान। यह भी भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, बल्कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। और जूनागढ़ की अधिकांश जनता हिंदू थी और जनता महाबत खान के इस फैसले से परेशान थी और उन जनता ने वहाँ विद्रोह कर दिया और महाबत खान भागकर पाकिस्तान चले गए और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल करा लिया गया। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो हिंदू थे, और कश्मीर की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। और कश्मीर के राजा हरि सिंह भी भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाह रहे थे। ठीक है। पाकिस्तान इसे अपने में शामिल करना चाह रहा था। इसी उद्देश्य से पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया अक्टूबर के महीने में, 20 अक्टूबर 1947 को। भारत से सहायता मांगा हरि सिंह ने और भारत के सहायता मांगने पर उनसे भारत ने विलय पत्र पर साइन करा लिया और वे भारत में शामिल हो गए। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो आज़ादी के समय मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह। ठीक है। बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन जनमत के दबाव में उनको जून 1948 में अपने यहाँ एक चुनाव कराना पड़ा, यानी कि आज़ाद भारत में होने वाला यह पहला चुनाव था। और इस चुनाव के बाद मणिपुर एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मणिपुर की विधानसभा हो गई। तो उस विधानसभा में भारत में विलय को लेकर बहुत मतभेद था। इसके कारण भारत ने सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा से कोई परामर्श नहीं किया और विलय पत्र पर साइन करा लिया और भारत में शामिल करा लिया गया। बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है
रियासतों के नाम लिखें जो देर से शामिल हुई, उनके राजाओं के नाम बताएं और विलय की प्रक्रिया क्या थी। तो हैदराबाद जो रियासत था उसके शासक थे निज़ाम यानी कि उस्मान अली यानी कि निज़ाम मीर उस्मान अली, और इसको सैनिक कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल कराया गया। और जूनागढ़ के शासक का नाम था मोहम्मद महावत खान, इसको जनमत संग्रह द्वारा शामिल कराया गया भारत में। कश्मीर के थे हरि सिंह, इनको विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कराया गया। और मणिपुर के शासक थे बोधचंद्र सिंह, इनको भी विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कराया गया। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही।